तकलीफ हुई है, लोग आज इतने जलील हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, प्लीज इनको एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। नाज़रीन, वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपने दावे के ऐन मुताबिक आज़ी और इंकसारी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आज खुद गाड़ी चलाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और साबित करना मकसूद था कि वो कानून और अदालत का एहतराम करने वाले हैं। वजीर आजम ने अदालत के अंदर आइन की बालादस्ती का कसीदा पढ़ा कि वो आइन के पाबंद हैं और आइन ही मुकद्दम है इस मुल्क में। ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख पहले रुख से बरअक्स और भयानक है, जो इस्लामाबाद की सड़कों पर हशर बर्पा कर रहा था। मुलाहिजा फरमाइए, वजीर आजम हाउस से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन गिव और टेक 300 मीटर के फासले पर है, बल्कि पड़ोस में ही है। यूं कह लीजिए कि वजीर आजम को अपने घर से उठकर दूसरे घर में जाना था, लेकिन ये सफर पूरे लाओ लश्कर के साथ शुरू किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सदर दरवाजे पर आकर खत्म हो गया। यहां से सिर्फ वजीर आजम की ही गाड़ी दाखिल हुई और बाकी लश्कर शराए दस्तूर पर जो है वो पड़ाव डाले रहा। 300 मीटर के इस सफर के लिए सिक्योरिटी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत को तकरीबन 3 किलोमीटर रेडियस से घेरा गया। दारुल हुकूमत की तमाम पुलिस ने पूरे इस्लामाबाद में हाई रेड अलर्ट की सूरत हाल उस वक्त तक कायम रखी कि जब तक वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से चले नहीं गए। जगह जगह नाके, गाड़ियों की लंबी कतारें, गाड़ियों को सड़क पर ही छोड़कर पैदल सफर करने वाले लोग और बच्चे, हर 30 फुट पर रेंजर्स के मुसल्लह एहलकार। यही नहीं, 2 भारी बंदूक बरदार हेलीकॉप्टर मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की इमारत के गेट चक्कर लगाते रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक हंगामा बरपा था, जिसे देखकर बेसाख्ता दिल से ये बात निकलती है कि ये जाहो जलाल, ये तर्ज शहाना आखिर मकसद क्या है। ये वही शाराए दस्तूर है कि जिसके ऐन ऊपर वजीर आजम साहब का दफ्तर है। ये वही शाराए दस्तूर है कि जिसके अकब में उनका सरकारी घर भी है। ये वही शाराए दस्तूर है कि जिससे दिन में कई बार वजीर आजम का गुजर होता है। आज ऐसा भी क्या खास दिन जो इस कदर ताकत का मुजाहरा किया गया? क्या वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने जा रहे थे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान में? वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि आइन सिर्फ आर्टिकल 248 पर मुश्तमिल नहीं, आइन में इससे पहले ही आर्टिकल 25 भी आता है कि जिसके मुताबिक तमाम शहरी मुसावी हकूक के मालिक हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटा मसरूफियत ने इस मुल्क के मालिक अवाम के 6 घंटे बर्बाद किए। इनसे नकलो हरकत ममनू रही। सिक्योरिटी के नाम पर अवाम के बुनियादी हकूक की नफी की ये रविश तबाहकुन है और वजीर आजम के सिक्योरिटी नुमा प्रोटोकॉल के एक मुतासिरा शख्स अभी हमारे साथ भी मौजूद है। हमारे साथ अभी जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जस्टिस साहब, ये बस एक मुझे ही धचका लगा है या वाकई आपको लगता है कि आज पूरा शहर, पूरा इस्लामाबाद जो पैरालाइज था, इट वाज रियली रिडिकुलस? मेरी गुजारिश ये है कि सरीना होटल से पहले, क्योंकि मैं जो है आदतन जो है 8 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता हूं और इत्तफाक से 8 बजे क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उस वक्त सुजुकियां भर भर के और टीचर्स भी जो हैं वो सारे उस वक्त जा रहे होते हैं। तो ये जो है सरीना होटल से पहले ही इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। और देखिए, सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, वो फिर हुआ ये कि जब लोगों को एहसास हुआ कि आगे जाने का एहसास कोई रास्ता नहीं है, तो वो स्कूल की मासूम बच्चियां, सर्दी भी थी और सुबह के टाइम को बारिश भी हो रही थी, तो वो सारे बच्चे मजबूरन जो है सुजुकियों से उतर रहे थे। खवातीन टीचर जो है उतर रही थी और वो फिर पैदल जो रवाना हो रहे थे। लेकिन उसके अलावा एक और बात जो हुई कि वहां से सरीना होटल से पहले ही, नॉर्मली ये कभी नहीं होता कि जो भी गाड़ी आती थी, मेरे साथ तो चलो ये हरकत नहीं हुई, बाकायदा गाड़ियों से उतार के उन्होंने पर्सनल सर्च करते हैं। जैसे कि PIA के जहाज में जाएं तो मेरा ख्याल इतना सर्च नहीं होता जितना कि वहां पर हो रहा था। कहने का मकसद ये है कि चले, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में सिर्फ एक प्लॉट है पार्किंग का, वो तो एडजेसेंट घर में रहते हैं और तकरीबन रोज ही प्रेसिडेंट हाउस वो आते जाते रहते हैं। और वो हालांकि अगर देखा जाए ज्यादा फासला है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए बंद होता है और 2 मिनट में चले जाते हैं, किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से लोग, सर्दी भी थी, बारिश भी थी, स्कूल का टाइम था, ऑफिस टाइम था, और जिस तरीके से उनको, और फिर चले एक जगह आप चेकिंग करेंगे, 2 जगह, हर जगह जाके वही जो है रिपीट किया जा रहा था। और हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होगा, ये तो जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, जिन्होंने रात को प्लान बनाया, ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि ये अगर तरीकाकार है, ये मुनासिब नहीं है। और इसी वजह से जब मैं वहां पर अल्टीमेटली जो सरीना से, वैसे मेरा सुप्रीम कोर्ट में मुझे 3 मिनट लगते हैं, लेकिन आज जो 1 घंटा लगा, तो इसी वजह से मैंने कहा चलें, ये चूंकि तमाम दुनिया जहां के कैमरे थे, मैंने कहा चलें जज साहबान को पैगाम दें, हम इनको तो नहीं समझा सकते, जज साहबान को कहे कि इस दफा तो आपने इनको बुला लिया है, मेहरबानी करके इनकी पर्सनल जो अपीयरेंस जो है उसको एग्जाम्प्ट कर दें, ताकि लोग जो है ना इस अजाब से तो कम बच जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपको वापस कनेक्ट करेंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब, हारून रशीद साहब और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब भी मौजूद हैं। बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर, बात करेंगे कि असल इशू आज क्या था। लगता है क्रॉस फायर तो आज सुप्रीम कोर्ट में अदालत के कमरा नंबर 4 में हो रहा था। छोटा सा वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आइन की बालादस्ती के अलावा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। वजीर आजम जब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कह रहे थे नाज़रीन कि आइन ही मुकद्दम है, आइन ही बालादस्त है, मैं अदालतों में पेश होता रहा हूं, मैं जेल भी काट चुका हूं। वजीर आजम की ये तमहीद, उनके वकील एतजाज एहसन के इस्तदलाल और जजों के इस्तफसार, ये सब मैं कमरा अदालत की ऊपर की जो गैलरी थी उसके कोने में खड़ी सुन रही थी। और इस दौरान मेरे दिमाग के किसी कोने में माजी के कुछ फ्लैशबैक्स जो हैं वो झटकों के साथ नमूदार होना शुरू हो गए। कभी काजी हुसैन बनाम जनरल परवेज मुशर्रफ नामी मुकदमा, अदालत का फैसला कि परवेज मुशर्रफ की वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ने से उनका इस्तेकाक मजरू नहीं होता। कभी हिना जिलानी बनाम जनरल याया खान, अदालत का ये फैसला इस पे कि आइन तोड़ना संगीन गद्दारी है, लेकिन फैसला उस वक्त आया जब याया खान ही दुनिया में ना रहे। जफर अली शाह बनाम जनरल परवेज मुशर्रफ केस, फैसला परवेज मुशर्रफ का इकदाम दुरुस्त और मुंतखब वजीर आजम का गलत, आइन में तरमीम भी परवेज मुशर्रफ का हक। कभी सिंध हाई कोर्ट बार बनाम सरकारी नामी मुकदमा, फैसला परवेज मुशर्रफ गद्दार, लेकिन उनके भी जाने के बाद इसी दौरान मेरे कान में आवाज पड़ी कि वजीर आजम बेंच से मुखातिब हुए कह रहे थे कि सदर को मुकम्मल इम्यूनिटी यानी कि इस्तस्ना हासिल है। 18वीं तरमीम के वक्त भी हमने सबसे ये पूछा था कि एनआरओ का मुकदमा अदालत में आजकल चल रहा है और अगर कोई सदर के इस्तस्ना से मुतल्लिक आर्टिकल 248 में तरमीम या अमेंडमेंट लाना चाहता है तो नाउ इज द टाइम, सामने ले आए इसे। लेकिन सबका इत्तफाक था कि इस आर्टिकल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब दफ्तर आई नाजरीन तो खबर यह चल रही थी कि सदर के इस्तस्ना का फैसला अदालत में करना है, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे। इधर अदालत में बेंच का तकरार भी यही था कि लेकिन एतजाज एहसन साहब जो हैं वो बार बार अपने मौक़िफ़ को साबित कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि जनाब मेरा केस ये नहीं है कि सदर को इस्तस्ना हासिल है कि नहीं, बल्कि मेरा केस ये है कि जो शख्स यानी कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं आपके सामने मौजूद हैं, बल्कि उन्हें इशारा किए पीछे बैठे हुए हैं, इसने तौहीन अदालत नहीं की। लेकिन जब समाअत मुकम्मल हुई तो वजह अल्तवा ये बनी नाजरीन कि आइंदा पेशी पर यानी कि 1 फरवरी पर वज़ीर आज़म के वकील को सदारती इस्तस्ना पर दलाइल देना होंगे, यानी कि अब ये 248 के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगी। जबकि वज़ीर आज़म हाजिरी से मुस्तस्ना है। अब सदारती इस्तस्ना पर भी नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और अदालती हुक्म के पैराए में मुझे अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर रह रह कर याद आ रहा है, ये जो सिलसिला साहे प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, जो हर्फ मेरे गुमा में थे वो तेरी ज़बां पर आ गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे लगता है झगड़ा जो हो रहा था सिक्योरिटी के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जनरल साहब, डू यू थिंक इट वाज करेक्ट? देखिए जी, मैं तो इस प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं डेली नेशनल असेंबली में जब भी सेशन होता है वो आते हैं और उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। डिस्टेंस दोनों गेट्स के दरमियान में मुश्किल से 100 मीटर्स का है, 100 मीटर्स परे उन्होंने जाना। वही जो मैंने कहा कि और तो आज क्या था? ये एक ऐसी बात है जो हमारे समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम था, क्या थ्रेट था, कहां से थ्रेट था, थ्रेट कहां से था। और हेलीकॉप्टर्स का ऊपर उड़ना और इतना लाउड लश्कर को गन शिप्स और इसको डिप्लॉय करना, क्या कोई ऐसी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई इस किस्म का खतरा था कि किसी ने आके उनको किडनैप करना है या उसके ऊपर हमला किया जाना है? हेलीकॉप्टर्स, गन शिप्स, ब्ला ब्ला, ये वो वगैरह वगैरह। इफ्तिखार चौधरी साहब तो बेंच में भी नहीं थे, चांडियो साहब। और इफ्तिखार चौधरी साहब भी वहां पर जाते रहे, आते रहे। जी चांडियो साहब, समझ नहीं आ रही है। मैं भी आपकी तरह चाहता हूँ एक शहरी की हैसियत में कि सरबराह ममलकत और हुक्मरान गुजरे तो सुकून से गुजरे और खल्क़े खुदा परेशान ना हो। बाज़ औक़ात हुक्मरान ऐसे अहकामात भी जारी करते हैं कि हमारी आमदरफ्त के मौके पर ट्रैफिक को न रोका जाए, न रोका जाए, लेकिन हालात जिस किस्म के हो जाते हैं या हैं उसमें से हर किसी को एहतियात करना पड़ता है। चांडियो साहब के पूरा शहर आप स्टैंड स्टिल पे कर दो। देखिए, ये नहीं है वज़ीर आज़म ने कहा होगा कि जाकर इस्लामाबाद की 0 पॉइंट मलिक साहब को आज शुक्रिया करना चाहिए सबको। अब मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं भी आपकी तरह ख्वाहिश रखता हूँ अल्लाह इस मुल्क को अमन अमान के हवाले से स्वीडन बना दे। वज़ीर आज़म आखिरी शो फिल्म का देखकर अच्छा मजे की बात बताऊं, इस टॉपिक को रैप अप कर देते हैं। बट हारून साहब, मजे की सबसे बेस्ट मुझे जो बात लगी ना वो ये थी कि हरे झंडे वाली गाड़ियां, हमारे नुमाइंदे जो कानून बनाते हैं इसको नाफिज करना होता है, वो ब्रिज के ऊपर टेढ़ा चल रहे, वो वन वे के ऊपर दूसरी तरफ चल रहे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये मुल्क कब सीधा होगा?
یعنی کہ جنہوں نے جو قانون بناتے ہیں, جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, جب ان کا یہ حال ہے تو بس صحیح ہے, پھر اس ملک کو تو یہ پتہ نہیں کب صحیح ہوگا. میرا خیال ہے دیکھیے احتیاط تو کرنی چاہیے تھی, بڑا مشکل دن تھا, میں نہیں اس سے اتفاق کرتا کہ بھائی ان کے ساتھ سیکورٹی نہ ہوتی ہو, لیکن ایک کمپیٹنٹ لوگوں کا کام ہے نا, جن کا پروفیشن ہو, جن کا کام ہو. یہ اگر وزیر داخلہ نے کیا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا, ان کا یہ پروفیشن نہیں, ان کا یہ کام نہیں ہے نا, وہ امیگریشن وغیرہ کا کام کرتے تھے, ان کی ٹریننگ اس کی نہیں ہے. پینک ہو گئے تھے وہ 15 مارچ کو بھی انہوں نے کہا تھا جیلم کا پل اڑا دیں, سارے آئی جی بلا کے بٹھائے ہوئے تھے, ایف ای والے بٹھائے ہوئے تھے, چیف آف آرمی سٹاف کا ٹیلی فون کیا ان کے سٹاف کو کہ دونوں شہر ہم فوج کے حوالے کر رہے ہیں. انہوں نے آئی بی کے چیف کو فون کیا کہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں, ایسا نہیں ہے, بات ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, طے ہو گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب ایک آدمی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا, میں پھر کہتا ہوں, میں ان کو مرد الزام نہیں ٹھہرا رہا, ذمہ دار لوگوں کو کام سونپے جاتے ہیں, کسی طریقے سے ہوتے ہیں. اس سے ورنہ تو دیکھیں نا, آپ بھی بہت آج ایموشنل ہو رہی ہیں, آپ نے کوئی ایسے منظر دیکھے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں. جنرل صاحب نے بھی, جسٹس طارق محمود عام طور پہ نہیں ہوتے, دیکھا ہے کتنا نہیں, وہ جذباتی نہیں ہوتے, وہ بھی ہو رہے ہیں, کتنا بھی ہو جاتا ہے. اس کو انتظام کو اس طرح حفاظتی انتظامات پورے کیے جاتے ہیں, مگر ساتھ یہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف کم از کم ہو نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونی ہے. بادریشن میں روز اس راستے پہ سفر کرتا ہوں, مجھے روز راستے پہ اس پہ میں سفر کرتا ہوں, مجھے رکنا پڑتا ہے راستے میں, اس کی وجہ سے. جی بہرحال میرا خیال اصل موضوع پہ بات عدالت کو یو ڈونٹ نو. اچھا چلیں, اینی وے ہو گیا نا, بس ہو گیا. آج دیکھ لیا ہم نے کیا حال ہے اس ملک کا, کہ ذرا سا ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے تو کیا ایک دم آپ بھی آج کل غصے میں آئی ہوئی ہیں. اچھا میں سب غصے میں, آپ بھی غصے میں. میں غصے میں نہیں ہوں, مگر چانڈیو صاحب آپ آج کل آپ کا ایک سینئر رہنما ہے, اس میں نے ابھی پروگرام دیکھا ہے ان کا, 2 دن پر گالیاں بک رہے تھے پوری قوم کو. ایک صحافی, ایک بڑے دانشور ہیں, ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور بیٹھے تھے, سیاستدان ہیں, اپنے سر پر گالیاں بک رہے تھے. اب میں شو اس کا میں نے ریکارڈ کر کے نکلوا کے رکھی ہے سی ڈی, کہ بتاؤں یہ کیا مایوسی ہے آپ کو, کیا پریشانی, کیا لا کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے, صدر کے استثنا پہ آ جاتے ہیں. آج بڑا انٹرسٹنگلی مین ایشو کے اوپر کراس فائر ہو رہا تھا کمرہ نمبر 4 میں. مین ایشو جو ہے, اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ بھئی جو میرا کلائنٹ ہے اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کی, وہ کہہ رہے تھے 248, بار بار 248 ایگزیکٹ ورڈز تھے بینچ کے. دیٹس واٹ وی آر انٹرسٹڈ ان. ہمیں انٹرسٹ صرف اور صرف امیونٹی کے اندر ہے. ہمیں پرسویٹ کرو, قائل کرو کہ صدر انجوائے کرتا ہے امیونٹی. امیونٹی والی بات, مہر بات یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے کنٹمپٹ ان کے اوپر لگا تھا. کنٹمپٹ سے نکالنے کے لیے انہوں نے امیونٹی والی کیس کو سامنے لایا. امیونٹی کو ایک گورنمنٹ جان بوجھ کے ڈاج کر رہی تھی آل تھرو. چاہیے تو یہ تھا کہ جب سے یہ معاملات اٹھے, سب سے پہلے یہ کیس چانڈیو صاحب لے جاتے عدالت کے سامنے کہ امیونٹی ان کو حاصل ہے کہ نہیں ہے, انٹرپریٹیشن مانگتے. لیکن ٹائم اینڈ سپیس میں یہ چیز ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. وہ اس کا تعلق نیشنل, میں کہوں گا سینٹ کے الیکشن سے اس کا تعلق ہے. اچھا, اس کا تعلق اپریل کے, سم ڈیٹ آف اپریل بھی ہے, جہاں پرسوں اس کیس میں لاسٹ ڈیٹ پرابیبلی آنی ہے اس کیس کے ٹرائل کے بارے میں. دیر آفٹر دس کیس ول ناٹ بی ٹرائڈ دیئر ان, یعنی سوئٹزرلینڈ کے اندر ہمیشہ کے لیے کیس ختم ہو جائے گا, ٹائم بار ہو جاتا ہے وہاں. اس کے بعد یہ کیس ایک تیر سے 2 نشان ہیں. جی, تو میرے خیال میں آئی کوڈ بی رانگ آلسو, لیکن یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑے خوبصورت طریقے سے اعتزاز احسن کو بھی بڑے صحیح موقع کے اوپر لایا گیا. پہلے تو انہوں نے گرما گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے عوان صاحب کے تھرو, اور عوان صاحب ہٹ گئے اور پھر ایک ایسا آدمی سامنے لایا گیا بطور وکیل. مگر عوان صاحب نے بھی کبھی استثنا کا معاملہ نہیں چھیڑا, چانڈیو صاحب نہ آپ نے چھیڑا بحیثیت وزیر قانون. کیا بات ہے, جنرل صاحب بینچ بھی کہہ رہا تھا نا کہ 2 سال آپ نے کیوں ضائع کیے. جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل یہ ان کی ساری جماعت لگی ہوئی ہے اس بات پہ کہ ہمارے تیر کے کتنے نشانے ہیں, یا ہمارے ایک تیر کے کئی نشانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کام لگا رہے ہیں. ان کو ابھی پتہ نہیں چلے گا, ان کو تھوڑا وقت چاہیے. سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہے, میں مذاق نہیں کرتا ہوں, یہی ہے نا کہ ایک تیر سے 2 نشانے 3 نشانے. سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے کہ جو آرٹیکل وضاحت طلب نہیں ہو, بالکل واضح ہو, کلیئر ہو, اس پہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں استثناء میں کیا فارسی ہے جو ہمیں وضاحت چاہیے. اگر آج انہوں نے چھیڑی تو ان کو سپریم کورٹ جانتی ہے بہتر آئینی حوالے سے, ہمیں کوئی اس میں ابہام نظر نہیں آتا. سوال سیدھا سا ہارون صاحب, کیا فارسی ہے یہ 248 آپ کے سامنے, صدر جب تک آفس میں اس کے خلاف جب اتر جائیں گے تو کر لیجیے گا. فرینچ ہے, فارسی ہے, کیا آپ سے بھی ایک میری درخواست ہے, مجھے بات مکمل کرنے دیں اور میں مختصر کروں گا. دیکھیے میرے خیال میں بالکل بنیادی سوال عدالت نے اٹھایا, بالکل بجا طور پہ, اس لیے کہ امیونٹی کیا بلینکٹ امیونٹی ہے. اعتزاز صاحب خود کہتے رہے ہیں بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے بعض مواقع پر.
इसको डिसाइड होना चाहिए। ब्लैंकेट इम्यूनिटी अगर है, ये भी अदालत फैसला कर सकती है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, ठीक है, फिर इम्यूनिटी है, फिर खत लिखा ही नहीं जाना चाहिए। ये सवाल पहले ही रेज किया जाना चाहिए था। दूसरा, एतजाज एहसन साहब, सर ये लिखा हुआ है, ये शोहरत है। नहीं, मैं तो कानून का माहिर नहीं हूं, आप बेहतर समझते होंगे, मैं उस पर राय नहीं दे रहा। मैं तो एक मफरूजे पर बात कर रहा हूं कि भाई ये इस पे बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक आम आदमी की हैसियत से। दूसरी बात ये, एतजाज साहब की शोहरत ही यही है, चीज़ों को जब लटकाना मकसूद है। मैंने उन्हें पार्लियामेंट में 4-4 घंटे की तकरीरें करते हुए देखा जब वो चीज़ों को लटकाना चाहते हो। ये वकीलों का रोज़ का काम है कि जब वो लटकाना चाहते हैं तो लटकाते हैं। एक मेथड है, क्या ये मेथड इस्तेमाल किया गया, ये नहीं किया गया, इसको वन वे। आप तो सिर्फ ट्रैफिक से परेशान है, इकॉनमी खराब हो गई है, तबाह हो गई है, बाहर से लोग नहीं आ रहे, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, वो फैसला करना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद भी हमारे साथ लाइन पे, उनसे पूछ लेंगे कि ये क्या फारसी है या कौन सी जबान है जिधर लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की है। आप सही कह रहे हैं हारून साहब, आपको कानून नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, क्या जज साहिबान को भी नहीं आता? पूछेंगे एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुकदमा तौहीन अदालत का और बहस आर्टिकल 248 यानी कि इम्यूनिटी इस्तिस्ना पे आखिर क्यों? जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जस्टिस साहब, क्या तशरीह करनी है इसकी? एतजाज एहसन साहब ने भी आज हवाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी दिया कि अगर उनके खिलाफ कोई केस कर दे लाहौर हाई कोर्ट में फॉर इंस्टेंस, तो वो उधर जाके ये नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत मुझे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही बस ट्राई कर सकती है, आप नहीं कर सकते। ही वोंट सीक इट। आइन ये बताता है साफ साफ। तो इस 248 के अंदर कौन सी फारसी है जस्टिस साहब? देखो दीदी, ये तो अभी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, लेकिन आज की प्रोसीडिंग के हवाले से मैं आपके सवाल का जवाब दूसरे तरीके से दूंगा। देखिए, इस केस में एक बहुत जबरदस्त किस्म की ट्विस्ट आई है, और ट्विस्ट ये आई है कि ये जो पोजीशन अब ले ली है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मुझे तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सेफ लग रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बात कहीं और चल पड़ी है। अब देखें, इसमें दो खतरे हैं। मिसाल के तौर पर बात ये है कि अगर उन्होंने ये अल्टीमेटली इस तरफ चले गए कि जनाब बात ये है कि ये प्रोसीडिंग तो स्विट्जरलैंड में थी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपने तौर पर हो रही थी, लेकिन हमने सिविल पार्टी बनने की वहां दरख्वास्त दी, बाद में मलिक कयूम साहब ने उस दरख्वास्त को विड्रॉ कर लिया, और हमने आपसे ये सिर्फ कहा है कि आपने जो विड्रॉल किया था वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी था, आप उस विड्रॉल को वापस ले लें। तो वो कहेंगे कि जनाब ये जो विड्रॉल को वापस लेने का जो लेटर लिखना है या उस लेटर को जो विड्रॉ करना है, ये 248 में मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने कह दिया कि ये नहीं आता, और उसके बाद उन्होंने ये या दूसरी अगर, मगर जनाब जिस तरह आपने कहा जस्टिस साहब, उधर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही थी ना, तो हमारा आइन तो कहता है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती व्हाटसोएवर सदर के या गवर्नर के खिलाफ जब तक वो ऑफिस में है। तो हम किस तरह कह दें कि आगाज कर दो? मुझे बस ये नहीं समझ आ रही कि इसकी तशरीह की क्या जरूरत है? आपको लगता है गुंजाइश है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो जिस तरफ आप जा रही है ना, वो तो हो सकता है लेटर के लिखने का फॉल आउट हो जो आप कंसीव करती है, लेकिन वो भी बहुत से इफ्स एंड बट के आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ दो बातें। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने ये तशरीह कर दी कि ये 248 जो है उसमें आपको इम्यूनिटी नहीं है, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दिया कि चले जनाब पहले तो आपको कोई डाउट था, हमने इंटरप्रिटेशन कर दी, अब आप बताएं कि आप लेटर लिखेंगे, या उन्होंने अगर ये कह दिया कि विड्रॉल ऑफ लेटर जो है इसमें 248 अट्रैक्ट नहीं करता, तो फिर तो ये मुश्किल पैदा हो जाएगी ना। मैं ये कह ये रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर तो खैर मेरे हिसाब से तो पहले ही बचा हुआ था, क्योंकि देखिए ये कंटेम्प्ट में कोई इतनी आसानी से सजा नहीं दी जा सकती थी। मेरी दानिश अच्छा। आर्टिकल 63 जो है जी वो अप्लाई नहीं करता। अगर ये साबित भी हो जाता, आर्टिकल 63H तो शायद अप्लाई करता है, लेकिन उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ मुश्किल में नहीं थी। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह कि इन्होंने एक ऐसी पोजीशन ले ली है कि अब जो है वो अदालत को 248 का फैसला करना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता फैसला इनके खिलाफ आ गया तो फिर जो है इनके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर खतरे में मुझे नजर नहीं आ रहा, बात कुछ और तरफ निकल। सही है, थैंक यू जस्टिस साहब। वजीर आजम निशाने पे नहीं है, अब डायरेक्टली आसिफ अली जरदारी साहब निशाने पे। मेरा सवाल बस ये है कि आज वजीर आजम ने ये भी कहा कि ये खत लिखेंगे तो बहुत बुरा पैगाम जाएगा पूरी दुनिया को, जो वाकई जाएगा। डोंट यू थिंक जनरल साहब? तो क्या इंसाफ के सारे झंडे अभी गाड़ने हैं? हमारा सदर करप्ट, चोर, मिस्टर 10%, सब कुछ, सारे पैसे लूट के उधर रखे हुए, बाद में कर लें थोड़ा। एक चीज जो मेरे समझ नहीं आ रही है, क्या हम क्यों इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं कि ये लेटर गया, हमारा प्रेसिडेंट इनक्रिमिनेट हो गया, सजा हो गया, बस सब कुछ तैयार है, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ ये लेटर लिखने की देर है। जो ही लेटर चला जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को, उस वक्त मुजरिम ठहराया जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ ये बात साबित हो चुका है कि इस पैसे से हमारे प्रेसिडेंट साहब का ताल्लुक है,
ये बात साबित हो चुकी है उन कोर्ट्स में। मजीद अभी उस पैसे को गलत तरीके से हासिल किया गया, नहीं किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उसके साथ क्या ताल्लुक है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, ये वो तमाम चीजें हैं जो वहां पर ट्रायल के दौरान साबित किए जाने हैं। अच्छा, साबित किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर हमारे मुल्क में अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ इस किस्म की कोई रेफरेंस अगर चली जाती है, दुनिया के बेशुमार ममालिक में हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, उनको पनिशमेंट मिली है। लोग उनकी तारीफें करते हैं कि उनका निजाम अदल इस किस्म का है कि जहां पर कोई आदमी उससे बच नहीं सकता है। अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई खुदा करे हमारे मुल्क में हो, जहां पर हमारे हायर ऑप्स मेरे जैसे या दूसरे जो से बड़े वाले उहदों पे हैं, अगर वो गलत काम करे तो उनको सजा मिले, ये कोई गलत बात नहीं होगी, शर्म की बात नहीं होगी, फख्र की बात होगी। फख्र की बात होगी अगर ये खत लिखे। मगर हारून साहब क्या बात है, 18वीं तरमीम में भी जब ये इस्तिस्ना की बात उठाई गई थी तब तो ये लोग नहीं बोले, तब इन्होंने कहा बिल्कुल सही है सदर वो इसका जवाब तो यही थे। मेरा ख्याल ताल्लुकात अच्छे थे उस वक्त, बीच में मद्दोजज़र आते रहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि फिर अच्छे हो सकते हैं। नून लीग का और इनका कोई भरोसा नहीं है कब एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लें, कब इनमें डाउट क्रिएट हो जाए। इसलिए कि जाती मामलात है ना, उसूली और कानूनी आईनी मामलात थोड़े, ये तो आप टेक्निकल बहस कर रहे हैं। अगर हम कानून नाफज करना चाहें, यानी मुख्तलिफ फरीक कानून नाफज करना चाहें, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा, तो कानून की मंशा तो मालूम होती है, उसकी स्पिरिट क्या है। अल्फाज में मुख्तलिफ हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस, परसेप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर क्या कोई आइन पे अमल करना चाहता है, कोई कानून पे अमल करना चाहता है? मगर आज एहतजाज ऐसा आपने कहा कि मुझे अदालत ने मजबूर कर दिया है कि मैं अब इस्तिस्ना पे अपनी आर्ग्यूमेंट्स दूं। नहीं, वो तो मैं अपनी राय दे चुका हूं। मेरी राय आपके बिल्कुल बरक्स है, आपकी इजाजत से मेरी राय बिल्कुल बरक्स है। मेरा ख्याल है ये बहस फितरी है, इसलिए कि वो इसके पीछे तो पनाह ले रहे हैं। मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं कानूनी बहस नहीं कर सकता, मगर इसका कोई फैसला तो होना है ना, किसी तरह खत लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। इससे आगे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला कर सकती है, जिस तरह हर रोज सरकारी दफ्तरों में भी गलत फैसले होते हैं। गलत हुआ या सही हुआ, इनको लेकिन इसको नाफज तो करना है ना। अदालत को आप बसात तो नहीं लपेट सकते, जिस तरह मार्शल्ला अदालत की बसात लपेट देता है, सियासी जमातों की लपेट देता है, इसी तरह आप अदालत की बसात तो नहीं लपेट सकते। अदालत आधा मिनट ले लूंगा टोटल। ये इंप्रेशन देना कि बिल्कुल हमारे हाथ में था 248 को अमेंड कर लेना, आइन को अमेंड करना, ये करना, वो करना, सिर्फ चांडो साहब को मालूम है। उस कमेटी के अंदर हर वो पार्टी, तमाम पार्टियों के एक एक मेंबर्स थे और हमारे भी कोई 3 मेंबर थे टोटल उसके अंदर। ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी बॉडी थी जिन्होंने ये फैसला करना था। ऐसी पार्टियां थी जिनकी असेंबली में सिर्फ एक मेंबर था, उनकी नहीं, मगर आपकी जमात ने भी नहीं कहा था, आपने आवाज नहीं उठाई थी कि इस्तिस्ना के ऊपर जरा गौर किया जाए। बात ये नहीं है, पूछा गया था एनआरओ का इशू है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर इस किस्म की कोई बातचीत लाई नहीं गई थी उस डिस्कशन के दौरान, और कॉन्सेंसस से फैसले किए जाने। एनआरओ तो तब अरूज पर था। आज वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की है अदालत में। उन्होंने कहा है कि ये हमने कहा, पूछा था उस पूरी कमेटी से 18वीं तरमीम के ऊपर जो बैठी हुई थी, एनआरओ का इशू जेर बहस है, तो देख लें अगर आपने 18वीं वो इस्तिस्ना पे 248 पे भी गौर करना है फिर से। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज ये भी कहा गया कि अगर इम्यूनिटी के ऊपर हम नहीं मानते, बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि अगर आपने जितने भी दलाइल दिए हम नहीं मानते कि इम्यूनिटी है, तो फिर आप खत लिखेंगे? मैं आपके वज़ीर कानून है, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं हाजिर हूँ। मैं आपके चैनल्स पे मैं बोलता रहा हूँ, आपके अक्सर दोस्तों के तज्ज़िये गलत क्यों हैं? अगर ये है तो आप कहें ये हो चुका है, इस पर तबसरा करें। आप कहते हैं अगर ये हो जाए, अगर सारे तबसरे गलत गए, अगर ये होगा तो क्यों पूछा बेंच ने अगर का? ये तो एतजाज हसन साहब ने भी कहा अगर का जवाब अभी देखे न मैं किसी प्रोग्राम का एंकर हूँ, सच्ची बात, न सुप्रीम कोर्ट बार का कोई सदर रह चुका हूँ कि जो चाहे सुप्रीम कोर्ट को बोल दूं। कानून है, आपका मौक़िफ़ क्या है? हाँ, तो मुझे तो हथकड़ी लग सकती है। आप बात तो सुने, सुप्रीम कोर्ट के बार के 2-3 सदूर हैं, जैसे आता है उनको बोलते हैं, उस पर कोई कानून का पाबंदी नहीं। वो जो लबो लहजा उन्होंने अख्तियार किया है वो कोई आदमी नहीं कर सकता। एक साबिक ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने अयूब खान से लेकर गुलाम इसाक तक लोगों आबरों की खिदमत की है, उन्होंने जो परसों सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बात की है उसका तो लहजा सुने। और मैं बहुत, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, मैं उस पर फिलहाल बात नहीं कर सकता। अगर दूसरी कोई बात आप मुझसे तो बात करने को आपसे तैयार हूँ। सिंपल सा मुझे सवाल है, ये तो आपके मैं कह रहा हूँ का भी सवाल था, आप खत लिखेंगे कि नहीं? अभी मैं वहां नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इस्तिस्ना में कोई फारसी नहीं है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आइन के जिस आर्टिकल के वजाहत की जरूरत नहीं महसूस हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसमें क्या हम तलब करें कि इसकी वजाहत क्या है? इस्तिस्ना है, सदर को है, आप पढ़ रही हैं जो जुमला, इसमें क्या फारसी है? नहीं, मगर उनको लगता है कि तशरीह करनी है इसकी। देखिए, तशरीह वो चाहते हैं भले करवाए, हमारे कानूनदान एहतजाज आप खड़े हैं,
अब जितना मेरा बनता है मैं बात कर रहा हूँ। अब ये केस कोर्ट में है, मैं उस पर ज्यादा फिलहाल नहीं बात। आ रही है आपको? मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैंने पता नहीं कहा, मैं पूछ रही हूं। मैंने नहीं कहा। अब तो कोर्ट का हुक्म माना है, वजीर आजम गए और इंतहाई शाहाना अंदाज से गए। हम हजारों लोग लेके नहीं गए। चीफ जस्टिस को भागने पे मजबूर नहीं किया, चीफ जस्टिस पर हमला नहीं किया, कोर्ट की बेइज्जती नहीं की। हम सुकून से गए, सुकून से आए। और अदलिया ने भी बड़े इज्जत और महजब तरीके से थे, उन्होंने कहा कि हमें फख्र है और बड़ी तारीफ की उन्होंने वजीर आजम जी बिल्कुल कि हमारे कहने पे आए। तारीफ तो मजीद तब होगी ना कि जब इम्यूनिटी, चलो जब मंजिल आएगी, तो जब मंजिल आएगी तब तक इंशाल्लाह देखेंगे। जी एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, ये जुर्म किसी ने किया, $60 बिलियन का एक मसला है, ये पैसे पड़े हुए वहां पर, किसी से इनका ताल्लुक है और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अभी अगर इस जुर्म के बारे में अगर किसी का ताल्लुक पैदा किया जा रहा है, उस दौर से ताल्लुक नहीं है जबकि वो प्रेसिडेंट थे, ये पुराने दौर की बात है, आज से 15 साल पहले की बात है, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर ये पैसा इधर उधर हो जाएगा, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी? जनाब सवाल तो ये है, उस बैंक अकाउंट में कुछ पड़ा भी है अब कि नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि अब वो प्रेसिडेंट है, अब वो प्रेसिडेंट है, कोई इल्जाम नहीं लगाते आजकल। अरे भाई दुनिया के और मसला पे बात तो करे ना, कोई इशू ही आपके खत्म हो गए सवाए अब लड़ने। आज मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ी रकम की बात है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्यार बैठे आपके साथ, छोटा सा 5 अरब। अच्छा, लंदन से मंसूर एजाज को वीजा भी जारी कर दिया गया, ये भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मगर सबसे मजे की आज की न्यूज के कमांडो डर गया। कौन सा कमांडो डर गया, वक्फे के बाद बताएंगे। हारून साहब से पूछेंगे कैसे डर गया कमांडो, वो तो कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता। मैं आफ्टर ब्रेक हारून साहब से पाकिस्तान में वापस जाऊंगा, ये मेरा अटल फैसला। The danger is there of arrest. Well, one has to face that danger. हाजिर सदर जो हैं अभी वो तो निशाने पे हैं, उनकी इस्तना का तो मामला चले देखा जाएगा क्या होगा। मगर एक साबिक सदर हैं जो कहते थे मैं कमांडो हूं, मैं किसी से डरता वरता नहीं। लगता है कमांडो डर गया, बिकॉज खबरें ये ताज़ा तरीन आज पूरे दिन की जो आ रही थी कि 27 से 23 जनवरी को जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने वतन वापस आना था, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। हमारे साथ अब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी, उनसे भी बात करेंगे। मगर अगर इजाजत दे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी हारून साहब, कमांडो भी डर जाते हैं? और मेरा एक बहुत सादा सा जवाब है जो हमेशा से है, वो हमेशा एक डरा हुआ आदमी था, फेक था, टोनी ब्लेयर की तरह। जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, दावे करता था एडमिनिस्ट्रेटर। दुनिया में बहुत से फेक लोग होते हैं, ये बिल्कुल एक फेक आदमी है, कागज के पुर्जे की तरह उड़ जाएगा ये। अच्छा, कब आ रहे हैं जी वापस? हाँ, जनरल साहब, कमांडो साहब कब वापस आ रहे हैं? देखिए जी, वो आज तक बिल्कुल नहीं डरा और जितनी देर यहाँ पे रहा बड़ी दलेरी से रहा, और उसके बाद अपने रिजाइन के बाद भी 8 महीने यहीं पे रहा, वो भागा नहीं। तो गया क्यों? वो तो उनके लेक्चर्स थे, उनका प्लान था, पाकिस्तान में कोई उनकी मसरूफियत नहीं थी तो वो चले गए। 8 महीने तो यहीं रहे ना। 2 लेक्चर्स या तो वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कमाल है जी, नहीं तो आप बुलाएं, वो इधर भी आ जाएंगे। नहीं तो ये तो डिपेंड करता है ना जिस कैलिबर के वो लेक्चर दे रहे हैं और जिस तरह की इंस्टीट्यूशन में उनको बुलाया जा रहा है। सेनेट में कह दिया ना कि ये पहुंचेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बात सही कही है, ये तो देखे ना, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने रहमान मलिक साहब तो उसी एनआरओ की पैदावार है ना, उसी की वजह से आए, वरना यहाँ दाखिला शरफा की महफिल में उसका जिक्र नहीं किया जाता। और वो ना वो कोई डरने वाले हैं ना वो डरे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी से कोई तकरीबन 15 मिनट पहले उन्होंने लंदन में एक प्रेस टॉक की है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं स्टिल, मेरा वही प्लान है बिटवीन 27 to 31 जनवरी 2012। अच्छा, ये मैं इनके लिए कह रहा हूं, ठीक है। और उन्होंने ये भी साथ कहा है, हम तो खुश आए, उन्होंने साथ ये भी कहा है, लेकिन मेरी पार्टी के जो पाकिस्तानी मेरे जो साथी हैं वो दे आर इन डिस्कशन। अगर उनकी मुशावरत से, अगर उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए, तो फवाद चौधरी कहते हैं मुशावरत नहीं करते कोई, उनको थोड़ी देर बाद पता लगे डिक्टेटर हैं। इसलिए फवाद साहब और उनके साथियों को ये कहा है कि आप मुशावरत एक दफे कर लें और मुझे पक्की तरह बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं। जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं, अरेस्ट वारंट सुन के जारी हुए हुए हैं, गद्दार उनको कहा हुआ है हमारे सबसे बड़े इदारे ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरह वापस आएंगे? क्या कहीं से गारंटी ली है मुशर्रफ साहब ने? खबरें तो आ रही थी फौज को कांटेक्ट किया जा रहा था और कुछ सुपर पावर्स को भी। हम तो अंदर की बातों का कोई जरूरत नहीं है उनमें जाने के लिए। जो अनाउंसमेंट्स अभी हुए हैं, रहमान मलिक हमारे मुल्क के वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि जी उनको अरेस्ट करेंगे।
रज़ा रब्बानी साहब हुकूमत के बहुत ही अहम किस्म पुरज़ा हैं, एक फ़र्द हैं बहुत ही अहम, और उन्होंने उसके बारे में तकरीर की और उन्होंने 3 केसेस का मेंशन किया और उन्होंने कहा कि उसमें उसको गिरफ्तार नवाज शरीफ ने केस दाखिल कराने का ऐलान किया है जरूरी पार्लियामेंट में। तो बाकी क्या होगा उसके साथ? जनरल साहब, फौज अपने साबिक सरबरा को गिरफ्तार होने देगी, ये माइंडसेट है? कोई ऐसी बात नहीं है। फौज में हम सब के सब किसी गिरफ्तार नहीं था, किसी दौर में हम लोग भी फौज में फंक्शनरी रहे। आज गिरफ्तार था या नहीं? हम इस मुल्क के आम शहरी हैं, हमारे ऊपर कानून उतना लागू होना चाहिए जितना किसी और के ऊपर लागू होता है। मगर झंडे में लपेट के दफन हुआ था कि नहीं? गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। मगर मैं तो आपको मिसाल दे दी, मैंने भी मिसाल दे दी, दफन तो झंडे में लपेट के हुआ था, सलूट के साथ हुआ था। नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये बिल्कुल जैसे बुखारात नहीं उड़ जाते गरम तवे से, इस तरह उड़ जाएगा। इसको क्यों मौजूद बहस बना रही हैं आप इतने अहम दिन पे? नहीं, ये कौन उड़ेगा और कैसे उड़ाया जाएगा ये तो बात की बात है। बाकी रजा रब्बानी या रहमान मलिक साहब तो खुद से ये नहीं कह सकते कि आएंगे तो गिरफ्तार। ये तो कोर्ट ने अगर वारंट जारी किए हैं, किस बात पे किए हैं? क्योंकि वो उस केस में पेश नहीं हुए थे, अदरवाइज कोई जुर्म तो साबित नहीं हुआ। पार्टी वाली बात देखे ना, ये ऑर्डर दिया मगर कैसे दे दिया? नहीं, बात ये है कि ना तो कोई नहीं, मेरी बात सुने, नहीं, ये सिर्फ वारंट जो है ना, देखिए उसकी वजाहत भी करें कि वारंट किस लिए है। क्या उसके जुर्म साबित होने पर इसलिए गिरफ्तारी है या वो पेश नहीं हो सके सिर्फ तफ्तीश के दौरान, उस पे है। दूसरी बात यह कि जो 3 केसेस की बात कर रहे हैं और किसी भी केसेस में उनके ये वारंट जारी नहीं हुए कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। यूं ही सेनेट में खड़े होकर ये कह देना कि हम गिरफ्तार कर लेंगे या वजीर दाखिला कह दें, ये कोई तरीकेकार नहीं है। गिरफ्तारी सिर्फ कोर्ट की बेसिस पे ऑर्डर पे होती है। सब पार्टियों ने कहा इसको पकड़ लो। पकड़ेगा कोई नहीं, मगर सारी पार्टियां अलमिया इस मुल्क का पकड़ने की जरूरत कोई नहीं रखता जनाब। देखिए ये सब पार्टियां खौफजदा है। जब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया था, जब तक उन्होंने क्यों है वो सही कह रहे हैं, नहीं, जब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया था ना, उनको भेजा, जब तक ऐलान नहीं किया था सारे खामोश थे, चुप थे। बल्कि जब की हिम्मत कर सकते, देखिए 1 अक्टूबर को जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया उसके बाद इन्होंने कहा कि वो जी आ ही नहीं सकते मुल्क के अंदर। अब जब वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, अब कहते क्यों आ रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैंने मियां साहब को इंटरव्यू करते हुए पूछा था आप आर्टिकल 6 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं लगाएगा। बड़ा मेरा दिल दुखा, वो भी हंस दिए। और देखिए आर्टिकल 6 लगाएंगे, कहते ना कोशिश करेंगे, ये तो कह सकते। देखिए आर्टिकल 6 लगाने के लिए नामा प्याम है ना। कल एक कमेटी बनी है, कल 3-4 आदमी, 4 पार्टियों पर मुश्तमिल 4 आदमी, आपको शायद पता नहीं, इल्म नहीं, पार्लियामेंट में ये मामला उठा है, सेनेट में तमाम पार्टी ने, नून लीग ने और दूसरी जमायतों ने एक एक आदमी के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। जरा सुनिए, आमिर ने मामूली सा आदमी नहीं है, आमिर ने सारे जहान को तंग किया था, सारा जहान उसमें जमीन तंग करेगा। आमिर कौन होता है? और नंबर 2 वो तय हुआ है और मीटिंग कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उनसे, इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे और आर्टिकल 6 का भी इतलाक होगा। मैं ये कहूंगा कि ये मीटिंगें करते रह जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे और ना गिरफ्तार होंगे और ना उन पे कोई मुकदमा, कुछ भी नहीं होगा। और की बात मौजू क्या छेड़ दिया है आपने? ये बड़ा मौजू है जनाब, आर्टिकल 6 आपसे लगता नहीं है ना? हम इस तरह का एक प्रोग्राम किया करते थे, आपसे कैसे लगेगा? हम इस तरह का एक प्रोग्राम किया करते थे कालमकार के नाम से, उसमें इस तरह की गुफ्तगू हुआ करती थी, कुछ सीरियस कुछ मजाइया। ये मुशर्रफ बेचारा एक मजाइया अदाकार है, इसको कहाँ ले आया? मुल्क को जनाब मुल्क को तबाह कर दिया। अब वो हीरो मस्करा बन गया फिल्म के आखिरी हिस्से में। नहीं, आज तो वजीर आजम ने भी कहा कि जो मुझे हमें विरसे में जो मुईशत दी थी, विरसे में जो प्रॉब्लम्स दी थी और हमने देखें क्या कर दिया, कमाल काम कर दिया, मुईशत बहाल कर दी, महंगाई खत्म कर दी, सारी प्रॉब्लम्स इस इकोनॉमी की खत्म कर दी। नहीं, मैं तो एक बात से पूछना चाहता हूं, अगर भाई साहब थोड़ी देर के लिए आराम करें, कुछ बोले नहीं। वारंट अगर किसी इंडिविजुअल का निकला होता है, आम शहरी का, तो क्या उसको पहले बंद नहीं किया जाता है? पहले तो हर आदमी जिसका वारंट निकला हुआ होता है उसको पकड़ते हैं, जेल में बंद करते हैं, उसके बाद कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट फिर बाद में जमानत करता है। हमने तो इतनी बात कही है, लोगों ने भी इतनी बात कही है कि जब वो आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, नॉर्मल शहरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, ये बहुत लड़ाई के माहौल में देखे, मैंने कहा हारून साहब को तो खुश कर भेज देना, मगर आप जितना हंस रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप इतना हंस नहीं रहे होंगे जब वो आ जाएंगे तो। आर्टिकल 6 को लागू करने का तरीकाकार अभी तक वाज़ेह नहीं है।
تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ آرٹیکل 6 کی یہ بات کریں گے. جب تک یہ پارٹیاں متفق نہیں ہوتی تب تک آپ کارروائی بھی کر جائیں گے. چلیں, گڈ لک ٹو یو. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. وزیر اعظم تو بہت کچھ آج کہہ گئے کہ ورثے میں کیا دیا مشرف نے اور ہم نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا. ڈیٹیل سے آپ کو بور نہیں کروں گی, ساری سامنے پڑی ہیں. انفلیشن ہو جائے, ٹیکس ریونیوز ہو جائیں, اکنامک گروتھ ریٹ ہو جائے, قرضے ہو جائیں. ول ناٹ بور یو ود دا ڈیٹیلز. اتنا ضرور بتا دوں گی کہ اب حکومت کے پاس بھی کم وقت بچ گیا. اگر وہ ٹائم پہ کام ختم کر لیں, 431 دن 1 گھنٹہ 10 منٹ 4 سیکنڈ, ان بیانات سے کام نہیں چلے گا. اگر ڈیلیور کر سکیں اس ٹائم فریم کے اندر تو بات کریں گے. ہیو اے بریلینٹ ویکینڈ. آئی سی یو آن منڈے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.